Alright जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास हम लोगों ने प्लान की हुई है ना, टेक्निकली बल्कि इट्स नॉट अ क्लास, राइट? सो इट्स अ सेशन। तो आज का जो सेशन हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, दिस सेशन इज बेसिकली एन ओरिएंटेशन सेशन फॉर द पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। एक बड़ी मैनेजमेंट के अंदर ना एक कहावत है, और मैं अक्सर कोट करता हूँ ये कहावत किसी भी चीज़ के शुरू के अंदर, और वो कहावत ये है कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। यानी कहावत कुछ इस तरह समझाई जाती है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं एंड इफ़ यू फेल टू प्लान, यानी आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप कोई गोल अचीव करने जा रहे हैं, आप कोई टारगेट अचीव करने जा रहे हैं और उसके लिए आपने प्लानिंग ही नहीं की, तो इफ़ यू फेल टू प्लान देन डेफिनेटली यू आर प्लानिंग टू फेल। यानी आपका अल्टीमेट जो गोल होगा, जो आपका अल्टीमेट आउटकम होगा, वो यही होगा कि यू आर रेडी फॉर फेलियर। यू आर रेडी फॉर फेलियर, राइट? तो आज का जो हमने ओरिएंटेशन सेशन अपना प्लान किया है ना, ये ओरिएंटेशन सेशन बेसिकली एक प्लानिंग एक्टिविटी है। हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि आखिरकार हमारा क्या टारगेट है इस कोर्स को लेकर, और जो हमारा टारगेट है इस कोर्स को लेकर हम उसको कैसे अचीव करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात होते हैं, सर क्या कोर्स के अंदर कोई चेंजेस आई हैं, सर हम पढ़ेंगे कैसे, सर क्या आप हमें सपोर्ट कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, सर कौन सी स्टडी टेक्स्ट इस्तेमाल करनी है, सर कौन सी एग्जाम किट इस्तेमाल करनी है, कोई पूछता है सर स्टडी आपका क्या होगा। यू नो, वेरी 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 बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं ये, राइट? सो एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट इट। तो आज के जो हमने सेशन प्लान किया है ना, ये सेशन है ही इसलिए कि हम अपना गोल डिसाइड करें, उसकी अप्रोच डिसाइड करें, और आपकी जो कॉमन क्वेरीज हैं हम उनको आंसर करें, ताकि हमारा एक एक पाथ सेट हो जाए। बस फिर हमें पता हो कि यार इस पाथ पे चलते चले जाना है, और इंशाल्लाह ताला विल हैव सक्सेस। सो दिस इज आवर एजेंडा फॉर टुडे। नाउ I know, I absolutely know that why are you here? You are here because you want to excel in this particular paper, जिस पेपर का नाम क्या है जी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, या जिसको प्यार से आप लोग क्या कहते हैं जी? बहुत सारे लोग कहते हैं भाई FR, या बहुत सारे लोग क्या कहते हैं भाई इसको? हाँ, F7। आप इस पेपर के बारे में सुनने के लिए आए हैं। लेकिन सच बात यह है कि आप किसी भी पेपर के बारे में सुनने के लिए आए हों, जब तक आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, या इस बात में आपको मालूमात नहीं होगी कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला कौन है, तो मज़ा नहीं आएगा। यानी आपके अंदर वो करेज ही नहीं आएगी, वो किक ही नहीं आएगी जो कि आपको पुश करे कि आप बियॉन्ड योर एस्पिरेशन भी जा सके। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAW, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंग्लैंड एंड वेल्स, जो कि दुनिया की नंबर 1 चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है। इसके अलावा आई एम अ फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। सही है। फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट क्या होता है कि जैसे आप अभी ACCA पढ़ते हो ना, यू आर एन ACCA स्टूडेंट। जब आप ACCA के सारे पेपर पास कर लेते हैं, यू बिकम ACCA क्वालिफाइड, या जिसको ACCA एफिलिएट कहा जाता है, यानी ACCA से एफिलिएटेड हो जाते हैं आप। फिर आप जब एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं 3 साल का, तो आप बन जाते हैं ACCA मेंबर, यानी यू बिकम पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। टेक्निकली सोचा जाए तो आप फुल ACCA तभी कहलाते हैं व्हेन यू बिकम अ मेंबर, एंड विच इज पोस्ट योर क्वालिफिकेशन। आपने एक्सपीरियंस ले लिया लेट्स से 3 साल का। फिर आपके उसके भी 5 साल के बाद आप बन जाते हैं फेलो मेंबर। फेलो मेंबर का मतलब क्या होता है? अब आप पुराने हो गए। तो फेलो चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट का मतलब होता है ये बाबे हैं, ये हमारी वाली कैटेगरी कौन सी है? पुरानी कैटेगरी है। इसके अलावा आई एम एसोसिएटेड चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, BSc ऑनर्स वगैरह भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक प्रोफाइल आपके सामने है। सो प्रोफेशनली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम आप जिसके पास आए हैं वो शायद एक ऐसा बंदा है जो कि आपको जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, वो कोरली लिंक्ड है उसके अपने एक्सपीरियंस से। देखें, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द पास्ट 13 years, मोर देन 13 years एक्चुअली, and at the same time I've been working for the past 13 years as well. So I've been in audit. i've been in I've been in an investment bank for a very short period of time. I've been into manufacturing, I've been into services, I've been into engineering. So I've been in the industry, I've been working professionally as a chartered accountant for the past 13 years as well. So होता क्या है बेसिकली कि जब आप
किसी के पास जा रहे हैं तो आप उसका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन। हो सकता है भाई बहुत सारे लोग हमको नहीं जानते, एक आधा लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो जो नहीं जानते उनको पता होना चाहिए कि भाई अपना जो टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो कपल हो जाता है अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ। यानी जो है मॉर्निंग ड्यूटी भी है और नाइट ड्यूटी भी है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। क्लियर होती है बात। मेरा जो स्टाइल है ना पढ़ाने का, मैं फोकस ही इस बात के ऊपर करता हूँ कि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाऊँ तो मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो कॉम्प्लीमेंट किया करे मेरी टीचिंग को। यानी आप यकीन जाने कि मैं हमेशा ये सोच रहा होता हूँ कि यार मेरी असल अचीवमेंट क्या होगी। यानी मैं अपने आप से भी एक वादा करना चाहता हूँ ना, मैं अपने आप से भी एक टारगेट असाइन करना चाहता हूँ ना, तो सिंस पास्ट मेनी ईयर्स आई हैव सेट दिस गोल फॉर मी कि यार जब भी फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट मुझसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ने आता है या मेरा कोई भी पेपर पढ़ने आता है, मैं कोई भी पेपर पढ़ाता हूँ, तो उसके पीछे मेरी अंडरलाइंग लॉजिक ये होती है कि यार आई वांट टू इनेबल अ स्टूडेंट कि वो जब रियल लाइफ में आगे जाए, यानी जब वो इंशाल्लाह ताला इसी से क्वालिफाई कर जाए, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाए, वो फर्म चला जाए या वो इंडस्ट्री चला जाए, वो अपने एक्सपीरियंस हासिल कर ले, तो जब वो बड़ा हो जाए यानी उसको 5 साल हो जाए काम करते हुए, तो वो मुझे याद किया करे और वो ये बोले कि यार सर ने जो इतना पहले अपने को पढ़ाया था ना, उसकी वजह से आज यानी क्वालिफाई होने के भी 5 साल के बाद अपने को फायदा हो रहा है। तो अगर तो मेरे पढ़ाने की यूजफुल लाइफ इतनी सी हो ना कि मैं आपके सिर्फ पेपर फोकस्ड हूं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम किट के बारे में बताऊं, मैं आपको सिर्फ ये बोलूं देखो अगर एग्जाम में ए लिखा हुआ है तो ए आंसर करना, बी लिखा हुआ है तो बी आंसर करना। अगर मेरे पढ़ाने की यूजफुल लाइफ सिर्फ इतनी है कि मैं आपको 3 महीने 6 महीने सस्टेन करा पाऊं, तो मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही नहीं रहा। मेरा जो स्पैन है वो स्पैन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। I want to hear from you when you are done, when you have done your ACCA five years down the lane. I wish that any of my students call me and say, sir, आपके पढ़ाने से फायदा हुआ हमें जिंदगी के अंदर। So that's my goal. And that is why I've been, gaining professional experience at the same time so that मैं आपको up to date services provide कर सकूं। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त कोशिश ये करते हैं कि अपने लेक्चर्स को engaging रखें और interactive रखें। I try my level best to utilize the real world examples. Yeah. तो मैं आई ट्राई कि जब आपके सामने कोई एग्जाम्पल आ रही हो तो वो एग्जाम्पल किसी रियल लाइफ कंपनी की हो, किसी रियल लाइफ सिचुएशन की हो, यानी उस सिचुएशन की हो जो कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर खुद फेस की हुई है। तो मैं आपको एक रियल लाइफ से आपको कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो ना, दो टाइप की लाइफ्स होती हैं आपकी, एक होती है रियल लाइफ और एक होती है रील लाइफ। रील, REEL, रील लाइफ। रील लाइफ इज जस्ट लाइक अ मूवी। आपने एक मूवी देखी, उस मूवी जब तक आप मूवी देख रहे थे तो आपको बड़ी पसंद आई, लेकिन जब आपने वो मूवी देख ली और एक आधा दिन गुजर गया तो आपने बोला कि यार वो तो सब मूवी की बातें थी, ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता, वो तो फिक्शन वाली बातें चल रही थी। ये है रियल लाइफ। मैं चाहता हूं कि आप जब पढ़ रहे हो ना तो आपको रियल लाइफ यानी मूवी जैसा फ्लेवर तो आ रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली आप रियल लाइफ से कनेक्ट हो रहे हो, सो दैट कभी आप जाएं रियल लाइफ के अंदर, अपने पार्टनर के अंडर काम कर रहे हो, अपने CFO के अंडर काम कर रहे हो, अपने मैनेजर के अंडर काम कर रहे हो, तो आप इतने कॉम्पिटेंट हो कि आपका मैनेजर, आपका सीनियर मैनेजर, आपका डायरेक्टर, आपका CFO, आपका ऑडिट मैनेजर, आपका ऑडिट पार्टनर ये ना कहे कि यार तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, यानी तुम्हारे तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, तुम तो समझ ही नहीं सकते बात को। ये तुम्हारे साथ इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि ना हो रहा हो। बिल्कुल एक्सेलेंस की तरफ हमने जाना ही जाना है। क्लियर? सो दैट हैज बीन माय टीचिंग ऑरा। क्लियर होगी बात ये। अब बात सारी ये है कि सर आप बोलेंगे सर बात सुने थे कि आपके बारे में तो हमें कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं। सच बात है सर, बात सारी ये है कि हमें बताएं पेपर के लिए क्या करना है। एट द एंड ऑफ द डे सर पेपर तो पास करना ही है ना। तो मेरी जान, पेपर पास तो तब होगा जब ये समझ में आएगा कि पेपर में है क्या। वॉट इज योर पेपर, वॉट इज योर पेपर ऑल अबाउट। सो आई एम श्योर दैट यू वॉन्ट टू नो अबाउट financial reporting as a subject. What is financial reporting? And where does financial reporting come from? And where will it take you? तो आप अपनी प्रोग्रेशन देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ने से आपको क्या फायदा या कहाँ सपोर्ट मिलेगी आपको। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ना एक एक पाथवे समझें। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो पेपर है ना, इसकी रूट्स मिलती हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एग्जाम के साथ, यानी जिसको अक्सर लोग F3 के नाम से जानते हैं। F3 के एग्जाम से जुड़ता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े हुए होते हैं तो आप आ जाते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर।
अच्छा, बहुत सारे बच्चे आप सवाल ये करते हैं कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर बनता है, तो सर अगर मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर एग्जाम्ड हुआ तो क्या होगा? सर अगर मैं एग्जाम्शन राउट से आया हूँ और डायरेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा? सर मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी, लेकिन सर बहुत पहले जमाने के अंदर पढ़ी थी, अब मेरे को F3 का पेपर कुछ याद नहीं है। तो कोई मसले की बात नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर कनेक्ट जरूर होता है FR के पेपर के साथ, लेकिन इट इज नथिंग लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इट इज नथिंग लाइक F3। तो मेरी जो पहली स्टेटमेंट है ना आपके सामने, वो पहली स्टेटमेंट ही ये है कि FR एग्जाम शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेयर एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग या F3। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वॉज मोर अबाउट हिसाब किताब, वॉज मोर अबाउट बेसिक स्टफ। फॉर एग्जाम्पल डेबिट क्रेडिट्स क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल लेजर्स क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंसेस क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके बैंक रिकॉन हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। इट वॉज अबाउट माइन्यूट ट्रांजैक्शन, सच एज कि आपने डेप्रिसिएशन निकालना सीख लिया, सच एज आपने बेड डेट्स करना सीख लिया, सच एज आपने रेशियोज एनालिसिस सीख लिया। इंडिविजुअलिज्म के अंदर बात थी जब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर थे, ठीक है ना? तो अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका एक बेसिक स्टेप था ना, जिसके अंदर आपको बेसिक ट्रांजैक्शंस के पीछे के क्लरिकल जॉब सिखाए जा रहे थे, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज मच 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 अबव देन F3। तो टेक्निकली सोचा जाए तो बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता FR के पेपर का FA के पेपर के साथ, बहुत कोई गहरा कनेक्शन नहीं है। हाँ, कनेक्शन जरूर है, क्योंकि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच के अंदर ही आगे चल रहे हैं। एंड मेरेली देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन ये FR का पेपर FA की एक्सटेंशन नहीं है। यहां आपसे कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं बना रहे, कोई कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बना रहे, कोई लेजर टी अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं मांग रहे। यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी होंगी। यानी आप ऐसे समझो कि जब आप FR में आ गए ना, तो आप बड़े हो चुके हो। आपके नीचे एक टुच्चा ट्रेनी बैठा हुआ है, और उस टुच्चे ट्रेनी का काम है कि वो बैंक रिकॉर्ड करेगा, वो डेबिट क्रेडिट करेगा, वो लेजर बनाएगा, वो एरर्स को सही करेगा, और आपके सामने हिसाब किताब ला के रखेगा। जब वो अपना टुच्चा ट्रेनी बेसिक हिसाब किताब कर लेगा, तो अब आपकी बारी आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उसके अंदर अप्लाई करने की, और बहुत सारी नॉलेज जो आप इस पेपर के अंदर ऑब्टेन करेंगे वो डालने की। तो आप बेसिक से थोड़ा सा ऊपर निकल चुके हैं। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ता हुआ नहीं भी आया है, या एग्जाम्ड है, या कोई भी और वजह है, वो भूल चुका है, तो डोंट वरी। अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर की शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि आपकी सारी चीजें इंशाल्लाह ताला कवर हो जाए। अच्छा, खूब समझ लीजिए, मैं हमेशा 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 लोगों को बताता हूं कि देखें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट आपकी रोजी रोटी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आपकी रोजी रोटी है। यानी दुनिया में आपने ऐसा कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा होगा जो कि ये बोले कि सब अल्लाह का शुक्र है, सब सब कुछ आता है मेरे को, बस मेरी मेरी अकाउंटिंग थोड़ी सी वीक है। भाई, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तो नाम में ही अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आपकी रोजी रोटी है। यानी ये वो चीज है जो कि आपकी सर्वाइवेबिलिटी है एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर अच्छा होगा तो आपके सारे पेपर अच्छे होंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी होगी तो दुनिया में आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह पहचानेगा। अगर आप ऑडिट में 19-20 हुए, अगर आप टैक्स में 19-20 हुए, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर 19-20 हुए, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 19-20 हुए, या बिजनेस स्टडीज के अंदर 19-20 हुए, तो शायद आपकी जिंदगी गुजर जाए। लेकिन आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर 19-20 हुए तो आपको कोई भी अकाउंटेंट मानेगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये अपनी रोजी रोटी है, और ये इतनी अहम रोजी रोटी है कि आप यकीन जानिए कि ये रोटी बड़ी देर तक चलने वाली है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आपका पेपर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट मिल जाएगी ऑडिट एंड अश्योरेंस के पेपर के अंदर। ऑडिट होता है ना, ऑडिट बेसिक लेवल के अंदर ऑडिट का लफ्ज सुना था ना। ऑडिट के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? वेरीफाई कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। हम अपनी अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स को कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी अकाउंटेंट ने बनाई हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या फिर नहीं दे रही। अब बहुत सारे बच्चों को मैं बार बार समझाता हूं, बार बार समझाता हूं कि भाई मेरी तहे दिल से आपसे गुजारिश है कि अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आपको FR और AA का पेपर साथ साथ देना चाहिए। क्योंकि FR डायरेक्टली सपोर्ट करता है AA को। एक जगह आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में सीख रहे होंगे, एक जगह आप उसका ऑडिट करना सीख रहे होंगे। तो मैं तो हर बार कहता हूं कि यार ये दोनों पेपर किसी तरह कंबाइन करके ले लो। अगर कोई कॉम्बिनेशन बनाना है तो FR और AA का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है।
सही है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नेवरदलेस ये बात खूब समझ लीजिएगा कि एफआर का पेपर डबल ए को सपोर्ट करता है, लेकिन डबल ए का पेपर एफआर को सपोर्ट नहीं करता। तो एफआर सपोर्ट्स इन डबल ए, आपको पहले एफआर देना ही पड़ेगा अगर आप डबल ए देना चाहते हैं। क्लियर। फिर यहां से एफआर की डायरेक्ट एक्सटेंशन निकलती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर। स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर, जिसको हम एसबीआर का पेपर कहते हैं, याद रखिएगा। असल में तो जब आप एसीसीए के अंदर आए और आपने ये इरादा किया कि आपने चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनना है और आप चाहते हैं कि मोहल्ले में आपकी इज्जत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बारे में अच्छाई हो, तो असल तो बात यह है कि आपने एक्सेल करना है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर। देखो, जो एसबीआर का पेपर है ना, एसबीआर के पेपर के ऊपर टेक्निकली स्पीकिंग अकाउंटिंग खत्म है। यानी एसबीआर के बाद कोई अकाउंटिंग का पेपर नहीं है। यहां पे आके इंतहा है, खत्म है, इख्तिताम है, फिनिश है, फिनितो है, खत्म है। तो सच बात तो ये है कि अल्टीमेट आपका गोल क्या है कि आपने एसबीआर के पेपर के अंदर ट्रॉफी उठानी है। लेकिन मैं मान ही नहीं सकता कि एसबीआर के पेपर के अंदर कोई एक्सेल करना चाह रहा हो, दुनिया में बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाना चाह रहा हो, बड़ा आईएफआरएस का गुरु कहलाना चाह रहा हो, वह एसबीआर के अंदर एक्सेल करना चाह रहा हो, लेकिन उसका एफआर अच्छा ना हो। तो सच बात तो ये है कि आप चाहते हैं चैंपियन बनना एसबीआर के अंदर, लेकिन मजबूरी ये है कि एसबीआर के अंदर अगर अच्छा बनना है तो एफआर के अंदर भी अच्छा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से बेसिक्स बनती। क्लियर होती है बात। तो भैया हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारा ग्रेजुअल पाथवे क्या है। अच्छा बाय द वे मैं ये भी बता दूं, एसबीआर के बाद फिर ट्रिपल ए यानी एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर तक, जो आपके एसीसी का आखिरी पेपर है, वहां तक कहानी जुड़ती है जाके। तो जो कहानी शुरू होगी एफआर से, वो एसीसी के बिल्कुल आखिर तक जाके रुकनी है। ठीक है ना। एक तो हमने पाथवे के ऊपर बात कर ली कि देखें आपका एफआर का पेपर आपको आगे लेके चलेगा कैसे एसीसी क्या। ठीक है ना। फिर हमने ये बात कर ली कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं है, तो अकाउंटिंग से बढ़कर पेपर है। वो टुच्चे ट्रेनी का काम है, आप बड़े ट्रेनी हैं, आप बड़े हो गए। ठीक है ना, अब थोड़े से मिड लेवल तक आ गए, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है। क्लियर। ओवरऑल बहुत सारे लोग अक्सर ये हमसे पूछते हैं ना कि सर हम लोगों ने अभी अभी अपना इनिशियल फाउंडेशंस लेवल कंप्लीट किया है, तो फाउंडेशंस लेवल कंप्लीट करने के बाद स्किल्स लेवल में पहला कौन सा एग्जाम देना चाहिए। सच बात ये है कि बहुत सारे लोग एफआर का एग्जाम हमेशा अपना पहला एग्जाम रखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहली बात तो ये आपकी पुरानी स्टडीज से ना कुछ लिंक हो रहा होता है। एट द एंड ऑफ द डे, पहली बार जब तुम इस प्रोफेशन के अंदर आए थे तो पहली बार तुमने अकाउंटिंग ही पढ़ी थी, और वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ी होगी, वो भी डेबिट क्रेडिट ही पढ़ा होगा। तो क्योंकि बचपन से एक चीज की फीडिंग आपको की जा रही है, तो जब आप किसी डिफिकल्ट लेवल के ऊपर आते हैं, स्किल्स लेवल के ऊपर आते हैं, तो ये ऑब्वियस चॉइस होती है कि सबसे पहले आप एफआर का पेपर अटेम्प्ट करें, है ना। और प्लस एफआर का पेपर जो है ना, ये एक मीडियम डिफिकल्टी लेवल का पेपर है एज कंपेयर टू, यानी ये रिलेटिव बात कर रहा हूं, एज कंपेयर टू अदर स्किल्स एग्जाम्स। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, चाहे वो पीएम का पेपर हो, चाहे वो एफएम का पेपर हो, चाहे वो टीएक्स का पेपर हो, ऑडिट का पेपर हो, इन सब के कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो एफआर एक मीडियम डिफिकल्टी लेवल का पेपर है। लिखना तो शायद मैं इजी चाहता था, लेकिन इजी लिखना मुझे लगा कि यार मतलब बच्चे बोलेंगे यार सर आपके लिए इजी होगा, हमारे लिए तो नहीं है, तो मैंने इजी लिखा नहीं। वरना रिलेटिव टू आप बाकी पेपर्स की बात करें तो ये काफी हद तक हैंडलेबल पेपर है। मैंने अक्सर ये बात देखी है कि सबसे टॉप स्कोर सारी स्किल्स की स्ट्रीम के अंदर, जो सबसे टॉप स्कोर्स आते हैं ना, किसी भी स्किल लेवल के पेपर को कंपेयर कर लें तो वह आते हमेशा एफआर के पेपर के अंदर। एफआर का पेपर वो पेपर है जिसके अंदर बेतहाशा मर्तबा दुनिया के अंदर बच्चों ने 100 मार्क्स स्कोर किए, 100 में से 100, बेतहाशा मर्तबा, एक मर्तबा नहीं है। यानी मेरे स्टूडेंट के हाईएस्ट 95 आए। अच्छा, मेरे स्टूडेंट के हाईएस्ट 95 आए और उसका नेशन वाइड टॉप तक नहीं बना, मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल टॉप या रीजनल टॉप ये तो दूर की बात है, नेशन वाइड टॉप तक नहीं बना भाई उसका 95 मार्क्स के ऊपर। अब या तो मेरी किस्मत ऐसी थी या उस स्टूडेंट की किस्मत ऐसी थी, वॉट एवर द केस में, लेकिन नहीं बना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये हाई स्कोरिंग पेपर है, बहुत हाई स्कोरिंग पेपर है। मजा ही इस बात का ये है, तमीज से पढ़ लो, मान लो बात को, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगा। और याद रखना, दिस इज एसेंशियल फॉर एवरी एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। यू कैन नेवर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ यू आर नॉट गुड विद रिपोर्टिंग। ये तो आपका ब्रेड एंड बटर है, ये तो आपका रोजी रोटी है, ये तो आपकी पहचान है। क्लियर। यानी टैक्स के अंदर स्किलफुल होना, ऑडिट के अंदर स्किलफुल होना, मैनेजमेंट के अंदर स्किलफुल होना, ये तो चेरी ऑन द टॉप है, यानी इससे तो आप निखर जाते हैं। लेकिन बेसिक आपका स्ट्रक्चर क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर होती है बात ये? डन। मुझे बताएं यहां तक सब लोग को बात समझ में आ रही है, यानी प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, व्हाई यू आर इन दिस पेपर, व्हाट यू विल नीड टू डू, एंड व्हाई इज दिस पेपर सो मच इंपॉर्टेंट। डू यू गाइस अंडरस्टैंड? क्लियर है ना सबको? सब लोग मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्लियर है?
सारे मिलके बोलो भाई, हाँ कि ना। डन है। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। पेपर के अंदर क्या है? देखिए मैंने आपके, वैसे तो पेपर का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपके पूरे के पूरे पेपर को 7 कैटेगरीज के अंदर, 7 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर तोड़ दिया है। वैसे तो पेपर के कोर्स, अभी आप कभी कोर्स आउटलाइन खोल के देखेंगे तो इतना बड़ी कोर्स आउटलाइन होती है, 4 पेज के पे चली जाती है। लेकिन 7 ब्रॉड कैटेगरीज हैं आपके एग्जाम की। ब्रॉड। आपके एग्जाम के अंदर क्या क्या है? 7 ब्रॉड कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है कि आपको अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए IASB, IASB बोले तो, IASB बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। सर ये IASB कौन है? IASB वो इदारा है जिसका काम है कि दुनिया के अंदर अकाउंटिंग के रूल्स, बोले तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, बोले तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे। IASB क्या है? वो इदारा है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया को ड्राइव करता है, चलाता है। क्लियर होगी बात? तो IASB क्या है? IASB समझ लो एक 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 इदारा है जिसने पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रोफेशन को पुश करना है आगे। क्लियर? और उनका है एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके कोर्स में एक तो मौजूद है, IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। सर ये IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है और इसको समझना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। वैसे तो सच बात यह है कि IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट है। लेकिन यकीन जाने, ये 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? छोड़े ना, 2-3 पेज का तो है, बिल्कुल आखिरी टाइम पे जाके पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोग सर आखिर में पढ़ाते हैं, आप क्यों इतना फोकस कर रहे हैं और सबसे पहली बात कर रहे हैं IASB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर? सर वाई? मेरी जान देखो, कहानी कुछ ऐसी है, आप समझे बात को, कॉन्टेक्चुअली समझे। देखिए, लेट्स से कभी भी कोई रिलीजन होता है ना, रिलीजन बिलीफ को कहते हैं ना, यानी प्योरेस्ट फॉर्म जिसके ऊपर आपकी सोल भी बिलीव करती है वो रिलीजन है। तो अगर आप किसी रिलीजन की बात करते हैं ना, तो रिलीजन का भी एक अंडरलाइन सोर्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम, कोई मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूं मिसाल के तौर पे, तो हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। और इस्लाम की जो रूह है, यानी इस्लाम की जो अंडरलाइन डिवाइननेस है, वो कहां से आती है? होली बुक ऑफ कुरान से आती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक मुसलमान को सिर्फ होली बुक ऑफ कुरान की हुई कोई देखना है। मिसाल के तौर पे भाई, होली बुक ऑफ कुरान भी होती है, फिर कुछ आपको सुन्नतें भी आपके सामने हैं, हदीसें भी आपके सामने। फॉलो तो आपने सबको करना है, यानी लेके तो सारी कैटेगरीज को लेके साथ चलना है। लेकिन आप सब ये बात जानते हैं कि सबसे डिवाइन चीज, यानी सबसे सोलफुल चीज, सबसे इनिशिएटिंग चीज कौन सी है? होली बुक ऑफ कुरान है। सबसे पहले आपको ईमान लाना पड़ेगा होली बुक ऑफ कुरान के ऊपर। अगर आपका ईमान आ गया कलमे के ऊपर, होली बुक ऑफ कुरान के ऊपर, तो ही आप सुन्नतों को सही से फॉलो कर पाएंगे। यानी सुन्नतें क्या हैं? सुन्नतें प्रैक्टिसेस हैं। सुन्नतें क्या हैं? प्रैक्टिसेस हैं। वो प्रैक्टिस तो तभी फॉलो होगी ना जब आप होली बुक ऑफ कुरान के ऊपर पूरा ईमान लेकर आएंगे। अब कोई इंसान ये बोले कि भाई मैं सुन्नतों को फॉलो करता हूं, लेकिन अभी मेरे को इतना कुरान के बारे में कुछ पता नहीं है, यानी मैं आई डोंट नो। कभी आप मान सकते हैं? अब कोई एक मुसलमान अगर कोई है तो वो समझ सकता है क्या? ये कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक बन सकती है इस बात की? नहीं ना। कभी भी आप किसी भी चीज को फॉलो करने जाते हैं, किसी भी प्रैक्टिस या किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करने जाते हैं, तो जो उसकी अंडरलाइंग चीज होती है, अंडरलाइंग का मतलब होता है जो उसकी सोल होती है, जो उसका धर्म होता है, जो उसका बरहम होता है, सबसे पहले आप उसको काबू करते हैं। जब उसकी सोल काबू हो जाती है तब आप प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो रूह है ना, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो रूह है, यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉलो होगी, उसकी जो सोल है, वो सोल क्या है? IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ये एक ऐसा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा गाइडेंस वाला डॉक्यूमेंट है जिसके तहत दुनिया के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुआ करेगी, जिसके तहत IAS और IFRS चला करेंगे, जिसके तहत इदारे काम किया करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी रूह को, यानी अपनी सोल को इसके मुताबिक करना चाहते हैं। बात समझ में आती? यानी अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक रिलीजन है ना, तो फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अपनी होली बुक है। बात समझ में आती? तो पहले इस होली बुक के ऊपर ईमान लाना पड़ेगा, तभी IASB के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम सबसे पहले रखते हैं। तो एक तो डॉक्यूमेंट आपके कोर्स का क्या हो गया? आपने IASB का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ना। जैसे ही आपका ईमान ताजा हो गया,
जैसे ही आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की दुनिया के अंदर कदम रख लिया और आपका ईमान ताजा हो गया, तो हम आपको लेके जाएंगे प्रैक्टिसेस के ऊपर। हम किसके ऊपर लेके जाएंगे? आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर। सर आईएएस क्या है और आईएफआरएस क्या है? डज एनीवन नो व्हाट डू यू मीन बाय आईएएस या व्हाट डू यू मीन बाय आईएफआरएस? हम्म एक बार आपने फॉर एग्जांपल आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ लिया, आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ लेने के बाद आप आईएएस और आईएफआरएस को सीख गए, तो उसके बाद आपका थर्ड काम क्या है? आपका थर्ड काम ये है कि आप इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपका काम क्या होगा थर्ड लेवल के ऊपर कि आप प्रिपेयर करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डज एनीवन नो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लफ्ज का क्या मतलब है? बताएं भाई। डज एनीवन नो? यह सब जो है बिल्कुल फारिग.com है। फाइनल अकाउंट्स, ओके। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज बेसिकली अ कलेक्टिव नाउन फॉर 5 थिंग्स। देखिए जब भी कभी आप अपने शेयर होल्डर को हिसाब किताब प्रोवाइड करते हैं ना, तो आप 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स पकड़ाते हैं उनके हाथ में। एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या इसको आप आसान जबान के अंदर बोल दें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या जिसको आप इनकम स्टेटमेंट कहते हैं वो। एक आप शेयर होल्डर के हाथ में पकड़ाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, या जिसको आप प्यार से कहते हैं बैलेंस शीट। फिर आप एक पकड़ाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक आप पकड़ाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड डिस्क्लोजर्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कलेक्टिव नाउन है। 5 चीजों के मजमूए को, 5 चीजों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस पेपर के अंदर हम आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाएंगे। अब आप ये बोलेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मुझे ऑलरेडी बनाना आती हैं। जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीचर थे उन्होंने तो कोई हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई थी। आपकी सोच है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाई थी? ओहो, ओहो। सर पहले वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाएंगे सर, कोई इसमें फर्क फर्क तो नहीं है? फर्क है। सर क्या फर्क है? भाई पहले जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी वो बेसिक लेवल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, और अब जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे होगे वो सुन्नतों के मुताबिक हैं। सुन्नतों के मुताबिक का मतलब क्या है कि वो आईएएस और आईएफआरएस के मुताबिक है। अगर नट शेल के अंदर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेपर, तो यहां भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाना सीखेंगे वो खालिसतन वो वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे जिसके अंदर आईएएस और आईएफआरएस मौजूद होगा। यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेसिस के ऊपर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। क्लियर होती है बात? बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे एफआर के पेपर के अंदर ऐसे आते हैं और कुछ भटके हुए भी आते हैं। वो हमेशा ये समझते हैं कि यार अगर मेरे को, अच्छा इस टॉपिक को ना हम लोग फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं और हमने सारी जिंदगी में इतने बच्चों को पढ़ाया है, वो देखते हैं कि यार वो कहते हैं सर किसी तरह फाइनल अकाउंट्स अच्छा हो जाए, बस बस किसी तरह फाइनल अकाउंट्स अच्छा हो जाए, मैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह बनाना सीख जाऊं। और हम उनको हमेशा ये समझाते हैं कि मेरी जान असल गेम फाइनल अकाउंट्स की नहीं है, असल गेम है आईएएस और आईएफआरएस की। असल गेम आईएएस और आईएफआरएस की है। देखें आपके पूरे कोर्स का ना अप्रोक्सीमेटली 60% आईएएस और आईएफआरएस है। अगर आपको एफआर के पेपर के अंदर आईएएस और आईएफआरएस आता होगा तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे, वरना घंटा बना लेंगे, बना ही नहीं सकते। तो सर असल कमांड हमें कहां हासिल करनी है? असल कमांड हमें हासिल करनी है आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर। सबसे ज्यादा सर आप किधर टाइम लगाएंगे? आईएएस और आईएफआरएस के ऊपर। अगर आपने यहां अच्छा टाइम लगा लिया तो फिर फाइनल अकाउंट्स करना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। असल एरिया आपके लिए ये है। डन। आपने आईएसबी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा, आईएएस और आईएफआरएस पढ़े, फिर आपने एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखा। फिर आप चले जाएंगे एक और टॉपिक के ऊपर जिसका नाम क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनको हम प्यार से ग्रुप अकाउंट्स भी कहते हैं, या प्यार से हम कहते हैं इनको कंसोलिडेशन, ठीक है। पहले आप एक एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे, फिर आप एक से ज्यादा एंटिटी अगर एक साथ मिलके आ रही हो, ग्रुप की फॉर्म में आ रही हो, तो ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखेंगे। अब आप जरा नोट करिए कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न, ये जो मेरी 7 कैटेगरीज है, बड़ी बड़ी
सिक्वेंशियल चल रही हैं। पहले आपको होली बुक का पढ़ाया, फिर सुन्नतें पढ़ाई, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बताया, एक एंटिटी का पहले बताया, फिर मल्टीपल एंटिटीज का बताया। तो बड़ा सीक्वेंस से मामला चलते चले जा रहे हैं। क्लियर होती है बात ये? डन बेटा। यहां से आगे चलेंगे तो आपके पास पांचवा टॉपिक जो आपके पेपर के अंदर होगा वो होगा रेशोज। रेशोज, सही है। रेशोज का टॉपिक बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक है। हम आगे चल के कोर्स आउटलाइन या पेपर फॉर्मेट के अंदर देखेंगे कि ये एक मैंडेटरी क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम होता है और इसके ऊपर हमें कोई उधम उबूर हासिल करना है। उधम। क्लियर होती है बात? इसके आगे चलेंगे तो बेटा आपके पेपर में एक टॉपिकल एरिया है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना आप सीखेंगे, थोड़ा बहुत तो आपने सीखा था अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर। इंशाल्लाह ताला सारे कॉन्सेप्ट आपके दोबारा से रीडू करेंगे जब आप स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमारे साथ पढ़ेंगे। और फिर कुछ आपके हैं कुछ अदर एरियाज। अदर एरियाज के अंदर बहुत छोटी 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 ऐसी चीजें हैं जो कि 100 मार्क्स लाने के लिए जरूरी हैं। तो 7 ब्रॉड कैटेगरीज हैं आपके एग्जाम की, 7 ब्रॉड कैटेगरीज। सर किस सीक्वेंस के अंदर इनको लेके चलना है? सेम सीक्वेंस जो कि मैंने बताया। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आईएएस और आईएफआरएस, फाइनल अकाउंट्स, कंसोलिडेशन, रेशोज, कैश फ्लोज, अदर एरियाज। बिल्कुल इसी तरह आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह मेरा पढ़ाने का तरीका है। ये ऑप्टिमिस्टिक मेथड है चीजों को पढ़ने का। डन डस्टेड बात हो गई भाई, नहीं होगी? क्लियर है? सब बताएं क्लियर है? बोले भाई हाँ कि ना। सारे मिलके बोले हाँ कि ना। हाँ बोलते हैं, टीचर को हाँ बोलते हैं, मतलब आप। बड़ा हूं मैं आपसे, चलो सही है, लगता छोटा हूं लेकिन बड़ा हूं आपसे। आप बोले जी। मजाक कर रहा हूँ। चले, बात समझ में आती है आपको? वेरी गुड, सही है। तो चलें, ये बात समझ में आ गई आपको। सर एक सच्ची बात बता दें। सर आपसे एक एक बात बता दें सर। सर मैं क्या करूं कि पेपर में अच्छा स्कोर आ जाए? अच्छा, अच्छा स्कोर हम किसको कहते हैं? अच्छा स्कोर हम किसको कहते हैं? कैन एनीबडी गेस व्हाट इज गुड स्कोर इन द पेपर ऑफ एफआर? द गुड स्कोर इज 100। ये बात सच है कि आपके 90 भी आ गए तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा, स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अपने को चाहिए कितना? हम पढ़ कितने के लिए रहे हैं? 100 के लिए। अपने को 99 भी नहीं, 99 वी डोंट वांट, वी वांट 100। वॉट एवर द केस में बी, ऑल राइट। सो सिंस वी वांट 100, सर। अच्छा, अहमद बोल रहा है सर मेरे को 51 चाहिए। भाई तेरे को हम 100 दिला रहे हैं, तेरे को चाहिए 51? भाई 49 किसी और को दे दियो यार। सुन ले भाई। तो भाई अब सर करें क्या? भाई करना असल बात ये है कि आपने इस 60% वाले एरिया को ना छोड़ना नहीं है। इसके ऊपर बड़ा फोकस करना है। सर ये 60% वाला एरिया क्या है? अभी बताते हैं आपको क्या है। देखिए ना, हम आपके साथ डीप डाइव लेते हैं एक आईएएस और आईएफआरएस के अंदर। सर हमने कुछ आईएएस और आईएफआरएस तो सर हम पढ़ के आए थे अपने पुराने पेपर से। भूल जाए ना, आप छोड़ें। आप, सर हमने पढ़े थे। अरे नहीं पढ़े थे ना आप, मान लो बात को। सर हमने पढ़े हैं। अरे बच्चे मैं बता रहा हूँ, नहीं पढ़े तुमने। वो तो मजाक किया था हमने आपके साथ। हाथ हिला दें कैमरे के अंदर बस। वो रियलिटी नहीं है। अब जो है वो गेम ऑन है। तो भैया आपने बहुत सारे आईएएस और आईएफआरएस पढ़ने हैं। कोई लगभग लगभग मेरे ख्याल से कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोटा मोटी भी अभी देख लें तो अपने कोई कोई मोटा मोटी भी 23-24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ रहे होते हैं इस पेपर के अंदर। ठीक है ना? सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमने कवर करने हैं, ये कैसे कवर करने हैं? व्हाट व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी? देखें, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि आप स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर कवर करेंगे मेरे साथ। सर स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है? स्टैंड अलोन का मतलब होता है अलग से, अलग थलग। स्टैंड अलोन का मतलब क्या है? अलग थलग, अलग से। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप अलग से मेरे साथ कवर करेंगे। सर अलग से का मतलब क्या है? यानी जिनको मैं बाकी टॉपिक से जुदा करके, अलग करके, बिल्कुल स्पेसिफिकली उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फोकस करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपका कोर्स स्टार्ट होगा तो हम स्टार्ट करेंगे आईएएस 16 से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से। तो जब मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उठाया तो मैंने कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं उठाया, मैंने आईएएस 16 उठाया। इस ये पैदा क्यों हुआ, ये पैदा कैसे हुआ, ये कैसे बना, अगर आप बना रहे होते तो कैसे बना रहे होते, इसमें ये लफ्ज क्यों ऐसे लिखा है, वो लफ्ज क्यों वैसे लिखा है, इसमें वो वाली बात क्यों नहीं लिखी है। मैं आपको A to Z उस वक्त आईएएस 16 ही पढ़ा रहा हूँगा। आईएएस 16 के बाद लेटेस्ट से आप अपना जो गुजर बसर होगा वो शायद आईएएस 23 से होगा, फिर आईएएस 38 या आईएएस 40 से होगा। तो जब आपको ये मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा हूँगा तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैं आपको ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर पढ़ा रहा हूँगा। यानी जब इनके बारे में बातचीत हो रही होगी तो अलग थलग बातचीत हो रही।
जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IAS 1 से। अच्छा देखें, आई एस वन इज नो मोर, तभी मैंने काटा हुआ है इसको। IAS 1 आपके पिछली अटेम्प्ट तक आपके लिए हुआ करता था IAS 1, विच वॉज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला स्टैंडर्ड IAS 1 खत्म हो गया, बल्कि दुनिया में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुका है जिसका नाम है IFRS 18। IFRS 18 एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और ये आप ही के पेपर, यानी दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट where IFRS 18 is going to be tested. This is the first year of IFRS 18. It is the most latest published accounting standard in the world. So you guys are going to be, inshallah ta'ala, you guys are going to be the lucky ones जो कि सबसे पहले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मली पढ़ रहे हैं। बातें तो बहुत लोग करते रहते हैं, लेकिन फॉर्मली कौन पढ़ रहे हैं? आप लोग पढ़ रहे हैं। तो आप वो खुश नसीब हैं जो पहली बार IFRS 18 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो IAS 1 तो खत्म हो गया। फिर IAS 2 है आपके पास, इन्वेंट्रीज। IAS 8 कहाँ है आपके पास? IAS 8 का भी नाम तब्दील हो चुका है यहाँ। काम इतना तब्दील नहीं हुआ, नाम तब्दील हो चुका है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम हो चुका है। IAS 10 है आपके पास, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। IAS 12 इनकम टैक्सेस। 16 मैंने बताया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। 20, 21 सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझने की बात क्या है भैया? समझने की बात यह है कि ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूं। ये सारे IAS और IFRS वो हैं। आप देखें, इस लिस्ट के अंदर IAS 21 भी है, 33, 36, 37, 41। अच्छा, कुछ IFRS भी हैं, IFRS 5, IFRS 9, IFRS 13, IFRS 15, IFRS 16। यानी स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर फुल फोकस करके मैं आपको अच्छे खासे, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं आपको अलग थलग स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, और अल्लाह के हुक्म से घोल के पिला रहा हूँ इंशाअल्लाह अजीज। बात समझ में आती है? सर ये जो आपने लिस्ट बताई कि आप ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंड अलोन बेसिस के अंदर पढ़ाएंगे, सर इसके अंदर IAS भी है, सर इसके अंदर IFRS भी है। सर दोनों में क्या फर्क होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IAS एंड IFRS? बताएगा कोई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IAS एंड IFRS? अच्छा, टेक्निकली IAS और IFRS में कोई फर्क नहीं होता। ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स IAS और IFRS के अंदर कोई फर्क नहीं होता। बात सारी ये है कि पहले जमाने के अंदर ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे। फिर IASB को रियलाइज हुआ कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, इट्स नॉट मेरिली अकाउंटिंग, इट्स रिपोर्टिंग। इट्स व्हाट? फाइनेंस। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेसिक लेवल टास्क। तो बेसिक लेवल टास्क को सुपीरियर लेवल टास्क से अलग करने के लिए, यानी एक, आपके खानदान में भी कभी आपने सुना होगा कि आप किसी को बोलते हैं ना मैं अकाउंटेंट बन रहा हूं, तो वो कहता है अच्छा मुंशी बन रहे हो। तो एक मुंशीगिरी विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस मुंशीगिरी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच इज सुपीरियर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए IASB ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अकाउंटिंग का नाम तब्दील किया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। तो हेंस IAS में जो A है वो तब्दील हो गया किस लफ्ज से? FR के लफ्ज से। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब नहीं कहलाते, अब क्या कहलाते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना हो जाए इसलिए IASB ने डिसाइड ये किया कि जितने भी पुराने उसूल बने हुए हैं, क्योंकि एक उसूल 10,000 किताबों में लिखा जा चुका था, 10,000 जगहों पर रेफर हो चुका था, 10,000 जगहों पे लोगों को आदत हो चुकी थी। तो IASB ने बोला हम पुराने नामों को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये वादा करते हैं कि आज से जो भी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया करेगा वो हमेशा IFRS के नाम से आया करेगा। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक मैन मेड चीज है, इंसान बनाता है ये प्रिंसिपल्स, और इंसान कभी भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जो कि सारी जिंदगी कायम रहे, क्योंकि इंसान के बनाने के अंदर वीकनेस है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, तब्दील होते हैं। तो IASB ने ये बोला कि भाई हमने नया नाम सोचा है, अकाउंटिंग के लफ्ज को हटा के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तभी आजकल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को IFRS कहा जाएगा। और तुमसे वादा ये करते हैं कि अब जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ करेगा, मेजर रिवीजन हुआ करेगा, या कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया करेगा, तो वह IFRS के नाम से आया करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराने पब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको IAS के नाम से जाना जाता है, और जो नए पब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं उनको IFRS के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सर इसका मतलब ये भी हुआ कि एक जमाना ऐसा आएगा जब इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे आपसे बैठ के पढ़ा करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो सर उस जमाने के अंदर ये ऑलमोस्ट सर्टेन है
कि उस जमाने के अंदर आईएएस खत्म हो चुका होगा और आईएफआरएस आ चुका होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद आपके बच्चे जब मुझसे आके पढ़े तो उस वक्त आईएएस जिंदा नहीं होगा, बल्कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब्दील हो चुके होंगे आईएफआरएस के। क्लियर? तो हमने आईएएस भी पढ़ने हैं और आईएफआरएस भी पढ़ने हैं। अच्छा सर, हमने स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर आईएएस भी पढ़ने हैं, आईएफआरएस भी पढ़ने हैं सर। प्लस करके आपने एक नई चीज लिखी हुई है। आपको पता है दुनिया के अंदर अभी क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। दुनिया बड़ी स्ट्रगल कर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। वैसी दुनिया में और भी मसले बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे मसलों में एक और मसला क्या है, क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर कौन कर रही है? सबसे ज्यादा कंपनीज। तो जो दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्कों के जो रेगुलेटर्स हैं ना, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो ये कंपनीज को कह रही हैं भाई अपने कार्बन एमिशन को कंट्रोल करो यार। भाई तुम अपनी फेयर प्रैक्टिसेस को अपनाओ। तुम जेंडर इक्वालिटी लेकर आओ। तुम यू नो रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको अवॉइड करो यार। तुम अपनी रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करो यार। तुम पानी जाया ना करो यार। तुम CO2 गैसेस ना इमिट करो यार। तुम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करो यार। तुम बिजली सोलर से बनाओ यार। ये सारी चीजें गवर्नमेंट्स कह रही हैं कंपनीज को। अच्छा, आज से नहीं कह रही, बहुत अरसे से कह रही हैं, बहुत अरसे से कह रही है। कोई सुन रहा था? नहीं। हम जब छोटे थे ना, मैं तो अभी भी छोटा हूँ, लेकिन जब वाकई में और थोड़ा छोटे थे, मतलब 1.5-2 साल पहले जब स्कूल में थे, तो अपने क्या होता था कि अपने बचपन में पढ़ते थे कि यार वो जो है ना कुछ CFC गैसेस होती हैं, और जिस CFC गैसेस की वजह से ना ओजोन लेयर रिमूव हो रही है। और वो ओजोन लेयर रिमूव होने की वजह से जंगलात के अंदर आग लग जाती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो CFC गैसेस आर वेरी बैड। सो तो क्लाइमेट चेंज की चीज कोई नई चीज नहीं है, बचपन से लोग चीख रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अब सिवियरिटी कुछ और है। अब फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, यू नो पागल बना चला हुआ है बिल्कुल क्लाइमेट को लेके। तो अब गवर्नमेंट्स ने पता है क्या बोला? गवर्नमेंट्स ने बोला बेटा, तो कब से चीख रहे हैं हम तुम लोगों के ऊपर कि सस्टेनेबल हो जाओ, सस्टेनेबल हो जाओ, सस्टेनेबल हो जाओ, तुम होने को तैयार नहीं हो। अब हम कुछ उल्टा काम करेंगे। गवर्नमेंट ने पता है क्या बोला? गवर्नमेंट ने बैंक्स को बुलाया, सेंट्रल बैंक को बुलाया, स्टॉक मार्केट्स को बुलाया, और बोला भाई देख सेंट्रल बैंक, देख कमर्शियल बैंक, हम तेरे को कह रहे हैं कि अब किसी भी ऐसी कंपनी को अगर तुम लोन दे रहे हो ना जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर किसी और से 2% इंटरेस्ट लेते हो ना तो इनसे 6 लेना। सुन ही नहीं रहे हमारी बात को। हम बार बार कह रहे हैं भाई सस्टेनेबल हो जाओ, सस्टेनेबल हो जाओ, सस्टेनेबल हो जाओ। क्लाइमेट प्रॉब्लम है, मसला हो जाता है, फ्लड्स आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, लोग मर जाते हैं, हमें सब कुछ संभालना पड़ता है, तुम सुन ही नहीं रहे हो। तो अब एक काम करो बैंक्स, तुम एक काम करो, 2% की बजाय 20% लेना सालों से। स्टॉक मार्केट को बोला भाई नहीं लिस्ट होने दो आप, इनकी कैटेगरी अलग बना दो गंदे बच्चों की। बैंक्स ने बोला भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सी कंपनी जो है सस्टेनेबल है और कौन सी कंपनी सस्टेनेबल नहीं है? गवर्नमेंट ने बोला हाँ यार बात तो सही है, पता कैसे चलेगा कौन सी कंपनी सस्टेनेबल है कौन सी कंपनी सस्टेनेबल नहीं है? तो गवर्नमेंट्स ने बोला यार कंपनीज खुद बताएंगी कि वो सस्टेनेबल है या नहीं है। अच्छा सवाल भाई, अगर कंपनीज खुद बताएंगी कि वो सस्टेनेबल हैं या नहीं है, या वो रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल कर रही हैं या नहीं कर रही, या वो क्लाइमेट फ्रेंडली है या नहीं है, तो उनकी बात पे रिलाय कौन करेगा? और हर बंदा अपनी अपनी बात अगर अलग अलग तरीके से बताएगा तो लोग उस पर ट्रस्ट कैसे करेंगे? तो फिर पता है क्या हुआ? फिर दुनिया के अंदर IASB ने ही निकाले क्या, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज है आपके यहाँ। इसको कहते हैं, जैसे दुनिया के अंदर ना 2 नए IFRS आए हैं, जिनको IFRS S1 और S2 कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड 1 एंड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड 2। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि कंपनी अपने सस्टेनेबिलिटी के मामलात को कैसे रिपोर्ट करेगी शेयर होल्डर्स को या एक्सटर्नल पार्टीज को, जिसकी बेसिस के ऊपर शेयर होल्डर ये डिसाइड करेगा कि इनको पैसा देना है या नहीं देना, इनमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना, या बैंक्स ने इनको लोन देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो किस मार्कअप के ऊपर देना है, किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर देना है, ये पकड़े जाएंगे। ये जो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स है ना, ये 2 हैं, और 2 में से कम एक क्या है बेटा आपके कोर्स के अंदर है, और आप इसको क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात? डन है? आप ये पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। हम्म। तो बेटा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS पढ़ाने हैं, कुछ मुझे आपको IFRS पढ़ाने हैं, कुछ सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पढ़ाने हैं, और इन सब के साथ साथ मुझे आपके साथ कुछ टॉपिकल स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाने हैं। क्या मतलब? बेटा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताया 60% ऑफ योर इंटायर कोर्स है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं पढ़ा रहा हूँ,
बल्कि कोई टॉपिक ऐसा पढ़ा रहा होगा जिसके अंदर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप जब मेरे साथ कंसोलिडेशन का एरिया पढ़ेंगे, तो इस कंसोलिडेशन के एरिया पढ़ते हुए आपका IAS 28 भी कवर हो रहा होगा, IFRS 3 भी कवर हो रहा होगा, IFRS 10 भी कवर हो रहा होगा। तो कभी कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर ये अलग से नजर नहीं आ रहे, ये अलग से नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये कंसोलिडेशन का पार्ट है। आप एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात ले लें, IFRS 18 की बात ले लें, IFRS 18। तो IFRS 18 आप देखेंगे, जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है फाइनल अकाउंट्स का, आप उसके अंदर देख रहे होंगे। बेसिकली जो IFRS 18 आया है ना बेटा, IFRS 18, ये IFRS 18 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, ये आपके पेपर के 3 एरियाज को इफेक्ट करेगा। एक आपके फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक को इफेक्ट करेगा, मेरी जान खूब समझ लो। IFRS 18 के अंदर जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है, जो चेंजेस आई हैं वो PNL के अंदर आई हैं। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट जिस फॉर्मेट के थ्रू बचपन में बनाते थे, आप उस फॉर्मेट के थ्रू अब नहीं बना रहे होंगे। फॉर्मेट चेंज हो गया है। क्या हो गया मैं आपको बताऊंगा, मेरा काम है आपको बताना, आप टेंशन ना लें। तो आपका फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक IFRS 18 से अफेक्टेड है। आपका कंसोलिडेटेड PNL का टॉपिक IFRS 18 से अफेक्टेड है, और आपके रेशोर्स का टॉपिक आपके IFRS 18 से अफेक्टेड है। इन सारे टॉपिक्स के लिए बहुत सारे लेक्चर्स नए मिलेंगे आपको जब आप इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर एनरोल हो रहे होंगे। बहुत सारे लेक्चर्स आपके नए मिलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पास्ट के सारे लेक्चर्स रिडंडेंट हैं, ऐसा नहीं है। कुछ पुराने सवाल भी, पुराने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी काम के हैं, लेकिन कुछ नया चीज भी आपको सीखना पड़ेगा। दोनों चीजों से आपको सपोर्ट मिलेगी इंशाल्लाह ताला आपके कोर्स में। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरीन चीज आपको करवा के देंगे। ये सब आपको मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। क्लियर होती है बात ये? तो मैं फिर बोल रहा हूं, FR के लिए बीइंग वेरी स्पेसिफिक, अल्ले तलल्ले मत कीजिएगा। IFR के अंदर बड़ा चेंज आया है। FR के अंदर 3 टॉपिक्स के अंदर इफेक्ट आया है IFRS 18 का, जो कि इस सब्जेक्ट के अंदर, इस पेपर के अंदर, इस अटेम्प्ट के अंदर आप पढ़ रहे होंगे। तो तमीज से चलिएगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह अल अजीज आपको बस चैंपियन हो जाएंगे आप, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है जी। तो ये हो गया IFRS 18। बाकी आपको स्लाइड्स मिलेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप देख लीजिएगा। मैंने बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के यहाँ पे नाम भी लिख दिए हैं। आपको नाम पढ़ने हो, याद करने हो, तो पढ़ाते हुए भी याद हो रहे होंगे, लेकिन यहाँ कलेक्टिवली आ जाएंगे एक जगह पे। ठीक। आपके पेपर का फॉर्मेट क्या है बेटा? आपके पेपर का फॉर्मेट ये है कि आपके पेपर के अंदर टोटल 3 सेक्शंस हैं बेटा। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। सेक्शन A की खास बात यह है कि सेक्शन A के अंदर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और इत्तेफाक से B और C सेक्शन की भी यही खास बात है कि ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, यानी ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। पूरा पेपर कंपलसरी है। हाँ, है ये कि जो सेक्शन A आपके पेपर का है वो 30 मार्क्स का है। इस 30 मार्क्स के सेक्शन के अंदर आपके पास 15 MCQs आएंगे आपके पेपर के अंदर, और हर MCQ के 2 मार्क्स होंगे। तो 15 MCQs आए, 2 मार्क्स ईच, इसका मतलब 30 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। फिर सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी के अंदर आपके पास आएंगे MCQs नहीं, OTQs या MTQs, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। छोटी सी केस स्टडी होती है, सही, छोटी सी केस स्टडी होगी। हर केस स्टडी से रिलेटेड 5 MCQ होंगे। हर MCQ 2 मार्क्स का होगा। तो क्योंकि 5 MCQs हैं और 2 मार्क्स के होते हैं हर MCQ, तो इसका मतलब एक पूरा MTQ 10 मार्क का बना। और ऐसी शॉर्ट केस स्टडीज 3 आएंगी, तो टोटल 30 मार्क्स का ये सेक्शन बी हो गया। और फाइनली सेक्शन सी आपके पास आएगा। इस सेक्शन सी के अंदर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 2, या जिनको कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन CRQs कहा जाता है, वो आएंगे आपके पास। और ये जो 2 CRQs आपके पास आएंगे, ये आपके पास गिवन टॉपिक से ही आते हैं। देखो, सेक्शन ए और सेक्शन बी में 7 ब्रॉड कैटेगरीज में से कोई भी कैटेगरी टेस्ट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस 2 में से किसी एक एरिया के ऊपर आएंगे, बल्कि 2 एरियाज डिफाइंड हैं आपके। एक क्वेश्चन आपका रेशोज के ऊपर आएगा, विच इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या तो सिंगल एंटिटी आएगा या तो कंसोलिडेशन आएगा। यानी सर समझ में ये आया कि रेशोस का सवाल तो आना ही आना है, लाजिम आना है। रेशोस का सवाल तो आवेगा ही आवेगा। साथ साथ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का सवाल आवेगा, या तो एक एंटिटी का आवेगा या कंसोलिडेटेड एंटिटी का आवेगा। सर हमारी अटेम्प्ट में कौन सा आएगा नहीं पता।
किसी बच्चे का सिंगल आता है, किसी बच्चे का कंसोलिडेशन आता है, क्योंकि पेपर मिक्स एंड मैच बन के आते हैं आपके यहाँ, डिफरेंट वर्जन्स आते हैं आपके यहाँ। तो किसी का सिंगल आ सकता है, और हो सकता है आपके बराबर में जो स्टूडेंट बैठा हुआ उसका कंसोलिडेशन लगा हो। रेशो सबका आएगा, लेकिन सिंगल एंटिटी या कंसोलिडेशन में फर्क हो सकता है। क्लियर? डन है? मुझे सब लोग बताएं, पेपर का फॉर्मेट समझ में आता है? ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर होगा बेटा, ठीक है। पासिंग मार्क्स वैसे तो 50 हैं, पर अपने को चाहिए कितने? 100 ही चाहिए, अपने को 90 भी नहीं चाहिए। सेक्शन बी का दोबारा बता दूं अहमद। अहमद, सेक्शन बी के अंदर एमटीक्यूज आएंगे बेटा। एमटीक्यूज बेसिकली एक शॉर्ट केस स्टडी होती है, ठीक है। हर केस स्टडी के अंदर 5 एमसीक्यूज निकलते हैं। एक छोटा सा सिनेरियो एग्जामिनर बना के देता है, 7-8 लाइंस का। हर केस स्टडी के अंदर 5 एमसीक्यूज निकलते हैं, और हर एमसीक्यू के होते हैं 2 मार्क्स। इसका मतलब एक शॉर्ट केस स्टडी या एक एमटीक्यू 10 मार्क्स का बना। और सेक्शन बी के अंदर ऐसे एमटीक्यूज 3 आएंगे, तो 3 × 10 30 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया। अहमद, समझ में आती है बात? ये हो गया सेक्शन बी। सेक्शन ए प्योर एमसीक्यूज, सेक्शन बी एमसीक्यूज बट विद अ शॉर्ट केस स्टडी, और सेक्शन सी सीआरक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस। क्लियर हो गई बात ये? अहमद, ओके की रिपोर्ट है? ओके करते हैं भाई, मुझे सारे मिलके बोले भाई हाँ, ये ना, सारे मिलके बोलो हाँ, कि ना। सर, क्वेश्चंस कौन से आएंगे सेक्शन बी में साहब? बेटा क्वेश्चंस आएंगे एक ए, एक बी, एक सी। बेटा क्वेश्चंस किसी भी कोर्स के एरिया में से आ सकते हैं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे बता दें कि कौन से आएंगे तो मैं प्रिपेयर करके चला जाऊं। क्या बात की है आपने यार, वाह! ऐसा नहीं हो सकता मेरी जान, पूरा कोर्स आएगा, पूरा कोर्स, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है, जाहिर सी बात है, हम एक्सपीरियंस है, मतलब बचपन से पढ़ा रहे हैं ये पेपर, तो हम अपने एक्सपेक्टेशन से आपको कुछ गाइड जरूर कर देते हैं और करते हैं, आप टेंशन ना लें। लेकिन वैसे टेक्निकली स्पीकिंग कुछ भी आ सकता है। क्लियर है ना? मेरी जान, ये हो गया आपका पेपर फॉर्मेट। और अपने को कितने लाने हैं? 100 मार्क्स लेकर आने हैं। सर अब करें क्या? बातें तो सुन रहे हैं आपकी, आप करें क्या? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू? हम्म। अच्छा, शीजा कह रही सर इस दफा बहुत टेक्निकल आ रहे हैं बेटा। टेक्निकल, शीजा कह रही सर बहुत टेक्निकल पेपर आ रहे हैं आजकल। भाई बिल्कुल टेक्निकल तो आ रहे हैं, आपको भी टेक्निकल होना पड़ेगा। पेपर याद रखना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं मेरी जान, ये आप लिख के रख ले। जिस बच्चे के 51 आते हैं ना, वो अपने आप को इतना बड़ा 30 मार खान समझता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ, 51 वालों से जाके एडवाइस ले रहे होते हैं, तो जिसके 51 आते हैं ना उसके लिए पेपर इजी होता है, और जिसके 49 आते हैं ना, उसका उसके लिए सबसे आसान अटेम्प्ट भी सबसे मुश्किल होती है। मेरा हमेशा से बिलीफ ये रहा है, आप 100 की प्रिपरेशन करें, आप 100 की प्रिपरेशन करें, अपने आप को टेक्निकल बनाएं। टेक्निकल बनाएं अपने आप को, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी बच्चों का खेल नहीं है। मेहनत करें, बहुत मेहनत करें। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ टेक्निकल प्रोफेशन, ये बीबीए या बेकाम की तरह नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्किल अपने अंदर उंडेलनी पड़ेगी। हाँ, या यू हैव टू फ्लो द स्किल इनटू योरसेल्फ, इट शुड बी विद इन योर, विद इन योर बॉडी, सर्कुलेटिंग अराउंड। ऐसा होना चाहिए कि जब आप इंशाल्लाह ताला पढ़ लें तो रात के 3 बजे अम्मी उठा के पूछेंगे बेटा क्या हो गया, तुम मतलब क्या हाल है तुम्हारे, तो तुम बोलो IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं। इनिशियली मेजर होगा कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट का मतलब ये है, आगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसे होगा। जब तक तुम्हारी ऐसी कमांड नहीं होगी IAS और IFRS के ऊपर कि कोई रात के 3 या 4 बजे भी उठा के तुमसे पूछना स्टार्ट करे, तो तुम बोलना ही बोलना स्टार्ट कर दो, तब तक ये पेपर टेक्निकल ही रहेगा। तब तक हमेशा एग्जाम तुम्हें लगेगा कि इस बार मुश्किल आया है, और आप यकीन जाने हर बार मुश्किल आता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये ना बोलें कि इस बार पेपर मुश्किल आया था या इस बार पेपर मुश्किल आएगा। पेपर तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, बेटा अपनी अटेम्प्ट हमेशा मुश्किल होती है, गुजरा हुआ पास पेपर हमेशा आसान लगता है। जैसे अभी मैं आपको पास पेपर्स करा रहा हूँ ना, आप बोलेंगे अरे यार सर इतना आसान पेपर आया था, काश मेरी अटेम्प्ट में आ जाए। आपको अपना पेपर हमेशा मुश्किल लगेगा, तो अपनी अटेम्प्ट हमेशा मुश्किल होती है भाई। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ऐसी तैयारी करके जाओ कि एग्जामिनर कुछ भी फेंके ना तो आप बोलो भाई मैंने कोर्स की कवरेज ऐसी की थी कि बजा दी। क्लियर? यू हैव टू बी टेक्निकल, मार्क माय वर्ड्स। सर जी अब करना क्या है? करना क्या है आपने? कुछ भी नहीं करना आपने। बहुत सारे लोग रजिस्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, जो नहीं हुए अपने आप को रजिस्टर करें, वेबसाइट पे जाएं www.acconline.co, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप फीस पे कर सकते हैं, यू कैन
pay the fee online or contact our student support. Given numbers are here. अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो मेरा नंबर +92 345 274509 है. Anywhere in the world you can contact me whenever you want. You can contact me 24/7. आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. बट आप तो मैसेज कभी भी भेज सकते हैं. क्लियर. वंस वंस यू हैव रजिस्टर्ड, याद रखिएगा कि हमारा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ओनली. आपको उसके अंदर ज्वाइन करना लाजिम है. ठीक है. हमारे वीकली लाइव सेशंस हो रहे होंगे, आप वीकली लाइव सेशन जरूर अटेंड करिएगा. आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड है, आपको अप्रोच प्रोवाइडेड है. जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जैसे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपने एग्जैक्टली वही सीक्वेंस फॉलो करना है. ना इधर देखे हुए हो ना उधर देखे हुए हो, जो अपने कहे भी गए हो बस वही करे भी गए हो. सब कुछ हो जाएगा. क्लियर. और आपको कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे हमारी लाइव सेशंस होते रहेंगे आपको सारी बातें इंशाल्लाह ताला समझ में आती रहेंगी. आपकी आपकी तैयारी इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएगी. क्लियर. मेरे दोस्तों, विद दिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन मेरी तरफ से ख़त्म होता है. बहुत सारी बातों में एक बात आप ये भी सुन लीजिए कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो सारे बच्चे जो कि फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, वो आइडियली यू शुड स्टडी सो मच कि आप उस जोन के अंदर आ जाएं वेयर यू स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट, राइट. एंड यू नीड टू टेक लोड फॉर दैट. मैं हाईली सजेस्ट करता हूं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के साथ साथ आप AA का पेपर भी लें. AA ऑडिट एंड एश्योरेंस है. बल्कि मैं आप सब लोगों को हाईली सजेस्ट करूंगा, अब नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स के अंदर अभी ऑडिट एंड एश्योरेंस की सर उमर जावेद की जो है वो ओरिएंटेशन स्टार्ट होने लगी है. फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, पैसे तो लगते नहीं है. आप ऑडिट एंड एश्योरेंस की ओरिएंटेशन लाजिम लें, लाजिम लें, लाजिम लें, लाजिम लें. एंड आई एम टेलिंग यू इट विल हेल्प यू प्लान वेरी वेल. ऑलराइट. सो आप लोगों के साथ मैं लिंक भी शेयर कर देता हूं. हमारी टीम ने भी आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है. कॉम्बिनेशंस देखो बहुत सारे बन सकते हैं. F7 F9 बन सकता है, F7 F8 बन सकता है, F7 F6 बन सकता है. मैं तुमको हमेशा सजेस्ट ये करता हूं कि कॉम्बो जो है ना सोच समझ के बनाओ. मेरे हिसाब से F7 F9 कॉम्बो भी बेहतरीन है. वो इसलिए बेहतरीन है, F7 थोड़ा सा लंबा पेपर है, F9 थोड़ा सा छोटा पेपर है, दोनों फाइनेंशियल हैं, बहुत अच्छा कॉम्बो बनता है. लेकिन यू शुड थिंक कि क्या F7 और ऑडिट का कॉम्बो बन सकता है. बन सकता है तो खुद बेस्ड ऑन द ओरिएंटेशन दैट आई हैव टेकन खुद डिसाइड करो कि तुम्हें लॉजिक सिमिलर नजर आती है या नहीं आती. कॉमन सेंस से सोचो. कॉमन सेंस है. सो द ओरिएंटेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन जस्ट अ वाइल, राइट, लाइक 2 to 3 मिनट्स. आपके पास लिंक आ चुका है, अभी ग्रुप के ऊपर भी आ जाएगा. डू अटेंड दैट एंड डिसाइड, राइट. और भी आप कॉम्बोज, बहुत सारे लोग कॉम्बोज बनाते चले जा रहे हैं, तो कॉम्बोज के लिए फिर तो मुझसे अलग से बात कर लें. इंशाल्लाह ताला आई विल हेल्प यू गाइस. और AA इज नॉट अ लेंदी पेपर एंड दैट इज व्हाई आई रिकमेंड कि वो एक तो लिंक है दोनों का आपस में ना, रिपोर्टिंग ऑडिट का लिंक है. और यू नो प्लस I mean, let's just figure it out on our own self, right? Take orientations. Take audit and assurance orientation. कल इंशाल्लाह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ओरिएंटेशन है, उसको भी अटेंड करें एंड डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ. एंड यू नो आई एम जस्ट अ मैसेज अवे. आई एम जस्ट अ मैसेज अवे. आई एम जस्ट अ कॉल अवे. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. ऑलराइट. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. और फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलेंगे. स्टडी हार्ड, स्टडी वेरी 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 हार्ड. Follow the pattern that I've given you, follow the notes that I've given you. Rest, inshallah ta'ala, everything will be fine. I'm just a message away, just a call away. In case of any issue, contact me directly. All right. So guys, take care. Inshallah ta'ala, see you guys. Allah Hafiz.